गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th कक्षा का अध्याय 5 उपनिवेशवादी आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, भारत में उपनिवेशिक आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, उपनिवेशवादी आक्रमण क्या था। जो यूरोपीय देश थे जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, इन्होंने भौगोलिक खोजों के माध्यम से, भौगोलिक खोज यानी नए देशों की खोज के माध्यम से उचित और अनुचित तरीकों से उपनिवेशिक आक्रमण किए। उपनिवेशिक आक्रमण यानी अपने आर्थिक हितों के लिए नए देशों की खोज करके वहां अपना प्रभाव स्थापित किया, फिर वहां पे व्यापार की सुविधाएं प्राप्त की और बाद में साम्राज्य का विस्तार भी इन्होंने वहां पर कर लिया। तो इन जो यूरोपीय कंट्री थे, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इनमें नए नए उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई। शुरू में तो ये व्यापार का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक अधिकार भी कर लिए थे। तो देखिए, ऐसी तरह इन्होंने भारत में भी अपना उपनिवेश स्थापित किए। तो सबसे पहले जो ये यूरोपीय कंपनियां आई थी, उपनिवेशिक शक्तियां आई थी, तो उसमें सबसे पहले आई थी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली 1498 में, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। किसने की थी बच्चों? वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली था, 1498 में, जो कालीकट के शासक जमोरीन के यहाँ आया था। दूसरी जो कंपनी आई थी, डच आई थी 1602 में। देखिए, क्रम से हम पढ़ रहे हैं। पहली पुर्तगाली आई थी, दूसरी डच आई जो 1602 में आई थी। तीसरी जो अंग्रेज कंपनी थी वो अंग्रेज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। देखिए, जो सबसे प्रभावशाली कंपनी थी वो अंग्रेजों की कंपनी थी। इन्हीं से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। 1608 में कप्तान हॉकिंस व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आए थे, व्यापारिक जहाज हेक्टर में बैठ। 1615 में सर टॉमस रो आए, जो जहांगीर के दरबार में आए। इन्होंने काफी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। और जो चौथी कंपनी आई थी वो फ्रांसीसी आई 1664 में। तो ये जो कंपनियां आई थी ये आपस में ही लड़ते रहते थे और अंत में सबसे सफल हुए थे अंग्रेज। और अंत में हमने इन्हीं से ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। अब इन्हीं अंग्रेजों ने, देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों के साथ। तो इसके कई कारण थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में आते आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उनकी हर नीति का उद्देश्य धन की प्राप्ति और साम्राज्य का विस्तार था, और इसके कारण भारतीयों में भय और असंतोष बढ़ता ही गया। और इन सभी जो असंतोष था उसका कोई एक कारण नहीं था बच्चों, बहुत सारे कारण थे। लेकिन चर्बी लगे जो कारतूस था, जो तात्कालीन कारण था, चर्बी लगे कारतूस, वो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों को जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे उसमें आग लगा दी, और वे आग दावानल का रूप धारण कर गई। तो बच्चों, हम 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के कारण, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, बड़ा प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम समझाइए। तो हमें उसी के अनुरूप उत्तर लिखना है। और केवल अगर ये आ जाता है बड़े में ही 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, तो हमें उत्तर की मतलब उसी के अकॉर्डिंग लंबाई करनी है। तो देखिए बच्चों, कई कारण थे, तो हम सबसे पहले पॉइंटों के रूप में ही समझा रही हूँ, उनको पॉइंटों को अच्छी तरह याद रखना है। पहला कारण है राजनीतिक प्रशासनिक कारण। तो देखिए, पहला पॉइंट है, इसके भी कई पॉइंट है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के भी। पहला है लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति यानी वेलेजली ने एक संधि की थी देसी राजाओं के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? सहायक संधि। सहायक संधि के अंतर्गत क्या था कि जो देसी रियासत है उनको अपने अधीन में लाने और भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का एक नया तरीका अपनाया था, जिसे सहायक संधि कहते हैं। और इस संधि में क्या था बच्चों कि जो देसी राज्य है वो संधि करके अपने यहाँ एक सेना रखते थे, और उस सेना का खर्चा
खुद व्यय करते थे, और सेना भी कौन सी होती थी? अंग्रेजों की, जिसका खर्चा देसी रियासतों को करना पड़ता था, और इसका संचालन भी कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में था। और इसके अलावा जो जो राज्य थे उनको कंपनी की अनुमति के बिना वे अपने विदेशी संबंध भी नहीं रख सकते थे, और कंपनी राज्यों को आश्वासन देती थी कि वे उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। और इस संधि से देखिए भारतीय राज निःशक्त हो गए और कंपनी पर आश्रित हो गए। अब कंपनी को रियासतों के व्यय पर यानी खर्चे पर विशाल सेना मिल गई। तो देखिए बच्चों, ये विस्तारवादी नीति थी तो वेलेजली की। तो इसके कारण जो देसी रियासत थे जिनके सहायक संधि कर ली थी वो इससे नाराज हो गए थे। तो देखो, सबसे पहले जो देसी रियासत थी जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी वो था हैदराबाद, जिसने 1798 में की थी। फिर मैसूर, अवध और पेशवा। अब हम दूसरे पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी की नीति। तो लॉर्ड डलहौजी ने भी, देखिए बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने की साम्राज्यवादी नीति में क्या था? उसने व्यक्तिगत नीति के माध्यम से अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे वो राज्य भी इसके असंतोष हो गया। तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था? कुशासन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और गोद निषेध। गोद निषेध क्या था? कि कोई भी राजा जिसके पुत्र नहीं होते थे वो गोद नहीं ले सकता था। अगर गोद लेता तो उसका राज अंग्रेजी कंपनी के अधीन हो जाता। ये डलहौजी की नीति थी, और इस नीति के तहत उसने सतारा, सबसे पहले जो राज अधिकार किया हड़प्पा, वो सतारा, फिर नागपुर, झांसी, उदयपुर, बघाट आदि देसी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। तो इससे ये जो राज थे इनमें असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरा कारण है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार किया, जिसके कारण भी भारतीयों में असंतोष था। तीसरे, भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों से नाराज हो गए, क्योंकि अभी ये जो ऊपर बताया था ना कि बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। इसके अलावा बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद भी समाप्त कर दिया, और एलन बेरा ने बादशाह को भेंट देनी बंद कर दी, सिक्कों से नाम हटा लिया। इन सभी बातों से मुसलमानों में अधिक रोष उत्पन्न हो गया। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने दोषपूर्ण व भ्रष्टाचार युक्त शासन व्यवस्था थी, जिससे कि भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और लूट खसोट से भारतीयों में असंतोष बढ़ गया। अगला पॉइंट है इसी का ही, भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। देखिए बच्चों, 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया था। इसमें उल्लेख किया गया था, देखिए चार्टर एक्ट क्या होते थे? भारतीय शासन पर करने के लिए नए नए नियम और कानून बनाने के लिए नए नए अधिनियम आते थे। तो 1833 में क्या चार्टर एक्ट आया था कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का पालन नहीं किया, उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे। तो बच्चों देखिए, अभी हमने पहला कारण पढ़ा, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो बच्चों इनको समझ लो। पॉइंट पहला, इसमें लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति, जिसमें सहायक संधि के माध्यम से उसने अनेक राज्यों को मतलब साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और डलहौजी की नीति क्या थी कि बिना युद्ध के ही और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा अनेक देसी रियासतों को हड़प लिया था, जिससे उन देसी रियासतों में असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरा क्या था, जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो अंतिम थे, उनका अंग्रेजों ने अपमानजनक व्यवहार किया उनके साथ, इसलिए भारतीय असंतोष थे। और भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों से नाराज होना, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद समाप्त कर दिया, भेंट देना बंद कर दिया, लाल किले को खाली करवा लिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए, और अंग्रेजों की दोषपूर्ण और भ्रष्टाचार युक्त शासन व्यवस्था से भी भारतीयों में असंतोष था, और भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। इन सभी कारणों से भारतीयों में असंतोष था। अब दूसरा कारण हम पढ़ेंगे, आर्थिक कारण। और इस आर्थिक कारण में भी अनेक कारण हैं। पहला है भारत का आर्थिक शोषण। देखिए अंग्रेज किस लिए आए थे? उनका मूल उद्देश्य क्या था कि भारत का आर्थिक शोषण करना,
यानी भारत से अधिक धन कमाना। दूसरा कारण क्या हो गया कि भारत की आत्मनिर्भर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया। यानी हमारे यहाँ कुटीर उद्योग और ये सारी व्यवस्थाएं थी, शुरू से ही हम आत्मनिर्भर थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने यहाँ के बने हुए माल को अपने यहाँ खपा दिया, जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नष्ट हो गई। तीसरा मुख्य कारण क्या थी? राजस्व व्यवस्था का दोषपूर्ण होना। दोषपूर्ण होना मतलब किसानों से जबरदस्ती अनुचित तरीकों से लगान लगाया जाता था, जिससे भारतीय किसानों में अत्यधिक असंतोष था। चौथा कारण निर्यात कर की अधिकता। निर्यात कर की अधिकता क्या कि भारत में निर्मित जो माल था उस पर निर्यात कर बहुत ज्यादा लगा दिया, जिससे कि भारतीय उस माल को यूरोप इंग्लैंड के बाजारों में ना बेच सके, और जबकि भारत के कच्चे माल पर कम निर्यात कर दिया था। अब देखिए बच्चों, पांचवा है भारतीय धन का निष्कासन। देखिए अंग्रेजों ने बड़े ही अच्छे तरीके से भारत के जो धन था उसको इंग्लैंड पहुंचाया, जिससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया और गरीबी और बेकारी बढ़ती गई। कैसे हो गया धन का निष्कासन? कि जो यूरोपीय अधिकारी थे उनको भी तनख्वाह वेतन मिलता था, वो सारा वेतन वो यूरोप में भिजवा देते। इसके अलावा हमारे यहाँ से कच्चा माल तो लेके जाते सस्ते दामों पर और बने हुए माल को यहाँ बेचते, जिससे कि बहुत मुनाफा कमाते। इस प्रकार हमारे भारत का सारा धन का निष्कासन हो गया और भारतीय उद्योग धंधे और हस्तकला उद्योग का नष्ट हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि जो उद्योगों से मशीनों से जो माल बन के आता था उनका सामना हमारे उद्योग धंधे नहीं कर पाए, परिणाम स्वरूप भारत के हस्तकला उद्योग नष्ट हो गया। तो बच्चों हमने अभी दूसरा महत्वपूर्ण कारण पढ़ा, आर्थिक कारण। उसके भी अनेक कारण थे। भारत का आर्थिक शोषण कर दिया, जिससे कि भारतीयों में असंतोष हो गया। दूसरा, भारत की जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया। भू राजस्व व्यवस्था दोषपूर्ण थी, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया। भारतीय जो माल था उस पर निर्यात करके अधिकता कर दी, और जो भारत का धन था उसका निष्कासन हो रहा था, और भारतीय उद्योग धंधे और हस्तकला उद्योग का भी नष्ट हो गया। तो ये आर्थिक कारण था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिक क्रांति का कि सामाजिक कारण। कि पहला तो भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। रेलवे की प्रथम श्रेणी में भारतीयों के लिए यात्रा वर्जित थी, मना थी। वे किसी अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। यूरोपीय व्यवसाय द्वारा संचालित होटलों क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था, यानी उनको मतलब हर जगह उनका अपमान किया जाता था, इसलिए भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरे जो था, दूसरा पॉइंट है इसी का ही सामाजिक कारण का, पाश्चात्य शिक्षा नीति से भारतीयों में असंतोष। क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा नीति है उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, और जो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि लिपिक तैयार करना, जिससे कि पढ़े लिखे लिपिक, जो कि काले लिपिक यानी काले अंग्रेज तैयार करना, यानी भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, जिससे कि उनको कम वेतन पर अच्छे लिपिक तैयार हो जाए। स्थानीय लोगों में गुलामी की मानसिकता तैयार करने के लिए इतिहास का अपने अनुकूल लेखन करवाया। तो इन सभी कारणों से सामाजिक, ये जो दोनों सामाजिक कारण है, इनसे भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। अब अगला है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हो गया? धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन, यानी ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसे? देखिए, हिंदू उत्तराधिकार नियम में कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करता था तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नया कानून बना दिया कि अगर कोई ईसाई बनेगा तो उसको पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। तो इस तरह हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों ने प्रोत्साहित किया। और इसी क्रम में देखिए दूसरा पॉइंट है, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई 1813 के अधिनियम में। जो ईसाई मिशनरीज आई उनको देखिए 1813 के अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म की स्वीकृति मिल गई, और इसके लिए उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की और सेना में भी नियुक्ति होने लगी। छावनियों में भी ईसाई साहित्य का वितरण होने लगा, और जो भारत में मंदिर और मस्जिदों की संपत्ति थी अब तक कर मुक्त रही थी, लेकिन इन पर भी अंग्रेजों द्वारा कर लगा दिया। तो इन सभी कारणों से भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया।
तीसरा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष व्याप्त हो गया। पांचवा कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण में भी देखिए अनेक कारण है। सैनिक कारण में देखिए पूर्व में भी सैनिकों ने विद्रोह किए थे। बंगाल में देखिए 1764 में सिपाही विद्रोह किया, 1806 में वेल्लूर में, 1824 में बैरकपुर में आदि ये काफी सैनिक विद्रोह हो चुके थे। और भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक हो गई थी, तो सेना में अधिक संख्या हो गई थी, तो उनको भी फिर बाद में ये लगने लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब देखिए बच्चों, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। देखिए जो बंगाल के जो सेना थी बंगाल में, उसमें अवध के लोग बहुत ज्यादा थे। जब अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर, जो लॉर्ड डलहौजी है उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, तो बंगाल में सेना में असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरा है अफगान और क्रीमिया युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो गई, तो इसलिए जो भारतीय सिपाही थे उन्हें भी ये लगने लग गया कि अंग्रेजों को जो अब तक जो अजेय थे, यानी जिनको हराना मुश्किल था, अब उनको हराने में हम सक्षम हैं, तो ऐसा उनको लगने लगा। और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। उनके वेतन, भत्ते, पदोन्नति आदि सभी अंग्रेजों से निम्न स्तर के थे, यानी उनके साथ भेदभाव किया, इसलिए उन सैनिकों में भी असंतोष व्याप्त हो गया। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, ये देखिए क्या कौन लेके आया था, 1856 में लॉर्ड कैनिंग लाया था। इसका क्या नियम था कि जिसमें अब भारतीय सैनिकों को भारत के बाहर समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। यानी जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम क्या था कि भारतीयों को भी, सैनिकों को भी भारत के बाहर समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। लेकिन देखिए हमारे भारत में क्या था कि समुद्र पार जाना अनुचित था, तो इसलिए भारतीयों में भी जो सैनिक है उनमें भी असंतोष व्याप्त हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि डाकघर अधिनियम के तहत निशुल्क डाक सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया, जो सैनिकों को मिल रही थी ना, भारतीय सैनिकों को, तो इसलिए सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो सैनिक कारण में देखिए पूर्व सैनिकों ने विद्रोह कर रखा था, तो उसी से भी प्रेरणा ले रहे थे सैनिक। दूसरा, भारतीय सैनिकों में भी संख्या अधिक हो गई, तो इसलिए भी देखिए अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, इससे भी सैनिकों में, बंगाल के सैनिकों में विद्रोह मतलब असंतोष व्याप्त हो गया। अफगान व क्रीमिया युद्ध में जब अंग्रेजों की पराजय हो गई, तो इसलिए भारतीय सैनिकों को भी लगने लगा कि अंग्रेजों को हराना मुश्किल नहीं है, और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था अंग्रेज सैनिकों की तुलना में। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, यानी समुद्र पार भारतीय सैनिकों को भेजा जाएगा, और डाकघर अधिनियम के तहत जो निशुल्क डाक सुविधा मिल रही थी उसको समाप्त करना। अब जो महत्वपूर्ण कारण है तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस। देखिए बच्चों, 1856 में एक नई राइफल आई थी, जो पुरानी ब्राउन ब्रेस नाम की राइफल थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल आई थी। उसमें क्या था कि जिसका कारतूस को ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, तो सेना में ये बात फैल गई कि नई राइफल्स के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए बच्चों, गाय हिंदुओं का पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए पवित्र था, तो देखिए मुसलमान और हिंदू दोनों ही सैनिकों में असंतोष फैल गया। इस घटना से सैनिक भड़क उठे। उनकी यह धारणा बन गई कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही भ्रष्ट करने पर तुली हुई है। तो देखिए बच्चों, ये महत्वपूर्ण कारण थे। अब हम इसको पढ़ेंगे कि क्रांति का विस्तार। सबसे पहले हम उत्तरी भारत में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख नायक यानी नेताओं के विषय में पढ़ेंगे। अब इस क्रांति की जो योजना बनाई थी वो थे नाना साहब, कानपुर के नाना साहब, जो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव के, और बाला साहब नाना साहब के भाई, और वकील अजीमुल्ला ने बनाई थी। और इनका प्रचार का तरीका क्या था, चपाती एवं लाल कमल। और निश्चित तिथि क्या बताई गई थी, 31 मई 1857 को। लेकिन देखिए बच्चों, ये समय से पूर्व हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में, कितनी तारीख, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने इन चर्बी लगे कारतूस को हटाने से इनकार कर दिया, बगावत कर दी। तो सबसे पहले शहीद हो गए 1857 क्रांति में मंगल पांडे।
अब देखिए शुरुआत कब हुई, मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ में मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहां पे कैदियों को छुड़ा लिया, अपने साथियों को छुड़ा लिया और अनेक अंग्रेज अधिकारियों की उन्होंने हत्या कर दी। इसके बाद क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। देखिए बच्चों, जो मेरठ के सैनिक हैं वो अब दिल्ली की ओर चलने लगे। अब दिल्ली में चल करके उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व प्रदान करने का अनुरोध किया, तो बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता मान लिया गया। लेकिन देखिए 5 दिन बाद ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और ये क्रांति देखिए धीरे धीरे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी, बिहार आदि राज्यों में फैल गई और 5 दिन में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया दिल्ली पर और सम्राट बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनको बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया गया। वहां पर 1862 में उनका निधन हो गया। देखिए बच्चों, क्रम से हमें याद रखना है कि दिल्ली में कौन था नेता, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कौन था, बख्त खां, जो इनका सेनापति था बहादुर शाह जफर का। और 12 मई को दिल्ली में हो गया था बगावत। अब देखिए अवध, लखनऊ भी बोल सकते हैं, अवध में थी बेगम हजरत महल। इनका भी राज्य कुशासन के आरोप में इनका राज हड़प लिया था, तो ये भी नाराज थी, इसलिए इन्होंने यहाँ विद्रोह किया और 4 जून 1857 दिनांक भी याद रखनी है। और इस लड़ाई में हेनरी लॉरेंस मारा गया, लेकिन पुणे कॉलिन कैंपबेल ने इन पर अधिकार कर लिया। तो देखिए बच्चों, कानपुर में किसने किया, नाना साहब और तात्या टोपे ने 5 जून 1857 को, कितनी तारीख, 5 जून 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल ने दिसंबर में पुणे अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल चले गए और तात्या टोपे झांसी चले गए। अब देखिए झांसी में किसने किया, सभी को पता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। लेकिन हुरोज ने, जो अंग्रेज अधिकारी था, हुरोज ने 17 जून 1858 को झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह, मतलब बिहार में जो जगदीशपुर के ठाकुर है कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन पुणे बिहार में भी 1858 में पुणे अंग्रेजों ने मुक्त करवा लिया। राजस्थान में देखिए बच्चों, राजस्थान में भी 1857 की क्रांति हुई। इसमें आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में हुई थी और नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा आदि जगह छावनियों में विद्रोह फैल गया। कोटा में देखिए हिंसक घटना हुई, जो मेजर बर्टन थे और उसके 2 पुत्र थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। आमजन ने देखिए इस क्रांति में खूब योगदान दिया था, लेकिन जो शासक थे और उचित नेतृत्व न मिलने के कारण ये जो असहयोग था, ये विद्रोह था, वो सुव्यवस्थित और सफल नहीं हो सका। रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया था क्रांतिकारियों को। अब देखिए दक्षिण, ये तो उत्तरी भारत के पढ़े थे हमने, अब हम दक्षिण भारत में भी 1857 का संग्राम पढ़ेंगे। देखिए 1857 का जो संग्राम है वो ये उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्रांतिकारी मतलब अच्छी तरह नहीं फैल सका, क्योंकि दक्षिण भारत में क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए और कैद किए गए। तो देखिए महाराष्ट्र में किसने किया था स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, रंगा बापू जी ने। और इसका विद्रोह कहाँ कहाँ फैल गया, बेलगाम, सतारा, कोल्हापुर। गोलकुंडा में चिंता भूपति ने किया था। बेंगलोर में मद्रास सेना की 8वीं घुड़सवार सेना और 20वीं पैदल सेनाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। वेल्लोर में जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और गोवा में भी दीपूजी रागा नाम के एक जमींदार ने विद्रोह किया था। तो इस प्रकार देखिए स्वतंत्रता संग्राम संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गया। देखिए बच्चों, जो 1857 की क्रांति हमने पढ़ी, उनके विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे, उनके नेता, उनकी शुरुआत और उनका दमन, इनको हम एक सारणी के रूप में याद कर सकते हैं, जिससे कि छोटे प्रश्न आए तो आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिल्ली में हमें अभी बताया था बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। बख्त खान बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। तो ये थे दिल्ली के नेता। और अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, निकलसन, हडसन, विलोब।
और 11 और 12 मई को ही लगा लो 1857 की शुरुआत हुई है क्रांति की यहाँ पर, और 20 सितंबर 1857 को यहाँ पर दमन कर दिया गया। कानपुर में देखिए नाना साहब और तात्या टोपे और कॉलिन कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी थे। 5 जून 1857 को हुआ था और दिसंबर 1857 पे पुणे कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। और देखिए बच्चों, लखनऊ या अवध एक ही बात है। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक। लॉरेंस तो मारा गया था। 4 जून 1857 को हुई थी यहाँ क्रांति। 31 मार्च 1858 को यहाँ पर दमन कर दिया, अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अधिकारी थे हुरोज, और 4 जून को शुरुआत हुई थी और 17 जून 1858 को यहाँ पर दमन हो गया। इलाहाबाद में लियाकत अली, कौन थे बच्चों? लियाकत अली और कर्नल नील थे यहाँ अंग्रेज अधिकारी, और जून 1857 में ये शुरुआत हुई थी और 1858 में यहाँ पर दमन हो गया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, यानी जगदीशपुर जो बिहार में है। आरा के ठाकुर कुंवर सिंह भी बोल सकते हैं। विलियम टेलर अंग्रेज अधिकारी थे। 12 जून 1857 को हुई थी यहाँ पे शुरुआत और दिसंबर 1858 में यहाँ दमन हो गया। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे। रेनाल्ड यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे। जून 1857 में शुरू हुआ और 5 जून 1858 को इसका दमन हो गया। बरेली में खान बहादुर खान थे। विंसेंट आयर अंग्रेज अधिकारी थे और जून 1857 में यहाँ शुरुआत हुई और 1858 में यहाँ पर इनका दमन कर दिया गया। तो बच्चों ये प्रमुख केंद्र थे, नेता थे, और कब शुरू हुआ इनके बारे में अच्छी तरह हमने पढ़ा। तो बच्चों देखिए, आज जो भी पढ़ाया है टॉपिक, उसमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।